तो इस लेक्चर में हम लोग दोबारा डिस्कस करने जा रहे हैं इनर्शिया। एक्चुअली हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताएंगे आपको। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया से पहले आपको पता होना चाहिए कि इनर्शिया क्या होता है। इनर्शिया किसी बॉडी की वो प्रॉपर्टी होती है जिससे कि वो अपनी अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है। इट मीन्स द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच अ बॉडी opposes the changes occurring in its state। तो बॉडी की अवस्था में अगर कोई परिवर्तन आता है तो उसके जो विरोध करने की प्रवृत्ति होती है बॉडी में, वो इनर्शिया कहलाती है, जिसे हिंदी में जड़त्व कहते हैं। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ यानी न्यूटन का प्रथम नियम भी जड़त्व का नियम कहलाता है, क्योंकि वो भी यही बताता है कि कोई भी बॉडी अगर रेस्ट पे है तो वो रेस्ट में रहेगी, और अगर कांस्टेंट स्पीड से मोशन कर रही है अलोंग अ स्ट्रेट लाइन तो वो उसी स्पीड से उसी लाइन के अलोंग मोशन करती रहेगी जब तक कि उस पर कोई फोर्स न लगाया जाए। तो ये इनर्शिया होता है। बॉडी का इनर्शिया जो होता है उसके मास जो होता है उसके इनर्शिया को डिफाइन करता है। यानी कि जितना ज़्यादा मास होगा किसी बॉडी का उतना ही ज़्यादा उसका इनर्शिया होगा। तो इसका मतलब बॉडी की अवस्था में परिवर्तन करने के लिए, बॉडी की स्टेट को चेंज करने के लिए उतना ही फोर्स लगाना पड़ेगा जितना ज़्यादा उसका मास होगा। अब आते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे। ये तो इनर्शिया हो गया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है रोटेशनल मोशन से रिलेटेड है। जिस तरह से इनर्शिया जो होता है आपका ट्रांसलेटरी मोशन या सरल रेखीय गति से रिलेटेड है, इसी तरह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी कि जड़त्व आघूर्ण जो है आपका रोटेशनल मोशन से रिलेटेड है। तो अगर किसी वस्तु की रोटेशन की अवस्था में जो परिवर्तन हो अगर करना चाहें तो उसका वो विरोध करती है, उसे क्या कहते हैं? मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन क्या होती है। हालांकि मैं लेक्चर में आपको बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। जैसे काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेटरी मोशन के लिए होती है हाफ mv²। आप लोगों को पता है हाफ mv² होती है। और इससे पहले मैं बता चुका हूँ कि रोटेशनल मोशन में और ट्रांसलेटरी मोशन में जो सिंबल्स होते हैं उनमें आपस में करस्पॉन्ड करते हैं, क्योंकि कोई बॉडी अगर रोटेशन कर रही है तो रोटेशन करते करते भी उसके पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं? डिस्प्लेस भी हो रहे हैं, उनमें डिस्प्लेसमेंट भी है पार्टिकल्स में। तो अगर किसी वस्तु का ट्रांसलेटरी मोशन में एनर्जी हाफ mv² है तो आप लोगों को पता है v जो होता है वो क्या होता है? r ओमेगा होता है। आप लोगों को पता है v जो है वो r ओमेगा होता है। v इज इक्वल टू r ओमेगा। अगर कोई वस्तु कई सारे पार्टिकल से मिलकर बनी है, मान लिया कोई भी वस्तु होती है, कोई भी सिस्टम होता है तो उसमें कई सारे पार्टिकल्स होते हैं। सपोज देयर आर 1 2 3 4 5 6 एटसेट्रा पार्टिकल्स। तो हर एक की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? पहले वाले की काइनेटिक एनर्जी होगी, अगर पहला पार्टिकल v1 वेलोसिटी से मूव कर रहा है और उसका मास m1 है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी की होगी हाफ m1v1²। दूसरे पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ m2v2²। इसी तरह से और पार्टिकल्स की भी काइनेटिक एनर्जीज होंगी। और अभी मैंने आपको बताया कि v इक्वल टू क्या होता है? r ओमेगा। तो टोटल एनर्जी जो उसकी हो जाएगी सबकी एनर्जीज का सम हो जाएगी, जिससे हमने लिख दिया हाफ mv1² प्लस हाफ m2v2² प्लस हाफ m3v3² एटसेट्रा। और v के स्थान पे क्या रख देंगे? r ओमेगा। इसमें एक बात ध्यान रखने की है कि
जो पार्टिकल्स थे बॉडी के, जो भी बॉडी के पार्टिकल्स थे, जैसे ये M1 है या M2 है, M3 है, M4 है, एट्सेट्रा, ये पार्टिकल्स हैं बॉडी के। तो ये सारे पार्टिकल्स जब बॉडी घूमेगी तो इनका एंगुलर वेलोसिटी बराबर होगी, यानी सबका ओमेगा क्या होगा, बराबर होगा। ये ध्यान रखने वाली बात है। जैसे आप दरवाज़ा खोलते हैं तो दरवाज़ा आप खोलिए थोड़ा सा, तो दरवाजे पे जितने भी बिंदु होंगे, दरवाजे पे जितने भी पॉइंट्स लेंगे आप, सबका सेम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा सेम टाइम में। जैसे जैसे एक पार्टिकल M1 गया यहाँ से यहाँ तक, और दूसरा गया यहाँ से यहाँ तक, तीसरा जो और दूर होगा वो और दूर जाएगा। तो इस तरह से जाएंगे कि जो इनकी एक्सिस ऑफ रोटेशन होगी उससे इनके एंगल क्या होंगे, सबके बराबर होंगे। इस तरह से होगा रोटेशन। ये M1 था, यहाँ पे M2 था, यहाँ पे M3 था मान लिया, तो एंगल थीटा इनका सबका बराबर होगा और सेम टाइम में ये सेम एंगल ट्रेवर्स करेंगे। इसलिए हर पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी बराबर होगी। और जिसे हमने क्या कह दिया, सॉरी ये बार बार गायब हो गया, एक मिनट। जिसे हमने क्या कह दिया, ओमेगा कह दिया। तो V इक्वल टू क्या लगा दिया, आर ओमेगा लगा दिया। अब पहले पार्टिकल का डिस्टेंस R1 था, दूसरे का R2 था, तीसरे का R3 था, लेकिन सबकी एंगुलर वेलोसिटी बराबर थी, यानी ओमेगा 1 इक्वल टू ओमेगा 2 इक्वल टू ओमेगा 3 थी। इसलिए टोटल काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन हमने लिख दिया हाफ M R1 ओमेगा स्क्वायर, हाफ M2 R2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, हाफ M3, इस तरह से लिख दिया। इसमें ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लिया राइट हैंड साइड पे, तो आपका आ जाएगा हाफ M1 R1 स्क्वायर प्लस हाफ M2 R2 स्क्वायर प्लस हाफ MI3 स्क्वायर, यानी कि इसे आप लिख देंगे हाफ ऑफ समेशन ओवर I MI RI स्क्वायर, ये लिख देंगे, इनटू ओमेगा स्क्वायर, ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो समेशन ओवर I MI RI स्क्वायर को इसने समेशन ओवर MR स्क्वायर लिख दिया है। ये अंडरस्टूड है कि I लगा हुआ है, यानी कि M1R1 स्क्वायर प्लस M2R2 स्क्वायर प्लस M3R3 स्क्वायर एटसेट्रा। और समेशन ओवर I MI RI स्क्वायर को कहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया I, यानी I इज इक्वल टू समेशन ओवर I MI RI स्क्वायर, ये कहते हैं, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहलाता है I सिंबल। और आपका काइनेटिक एनर्जी क्या थी, टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, ये अभी मैंने लिखी थी, काइनेटिक एनर्जी थी हाफ ऑफ समेशन ओवर I MI RI स्क्वायर होल ओमेगा स्क्वायर, ये थी ओमेगा स्क्वायर। तो I रख दिया, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई, काइनेटिक एनर्जी हो गई हाफ ऑफ I ओमेगा स्क्वायर, ये काइनेटिक एनर्जी हो गई। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन होती है हाफ I ओमेगा स्क्वायर। रेडियस ऑफ जायरेशन, रेडियस ऑफ जायरेशन जो होती है घूर्णन अक्ष से, यानी कि एक्सिस ऑफ रोटेशन से एक बिंदु का डिस्टेंस होती है, जिस बिंदु पे बॉडी का सारा मास सेंटर्ड मान सकते हैं। ठीक, तो अगर ये हमारी कोई बॉडी है, इसका सेंटर ऑफ मास ये है, हमने यहाँ पे मान लिया टोटल, इसका टोटल मास मान लिया कैपिटल M था, कैपिटल M था M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस 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 प्लस, इस तरह से था। तो इसका अगर हम, और इसके एक्सिस ऑफ रोटेशन सपोज ये है,
ये इस एक्सिस के अराउंड घूम रही है। ये एक्सिस क्या मान ली मैंने, ए बी एक एक्सिस थी, इसके अराउंड घूम रही है ये। तो ये इस एक्सिस के, ए बी अंदर भी मान सकते हैं, यहाँ पे भी मान सकते हैं, ए बी कहीं भी मान सकते हैं एक्सिस। सपोज ए बी एक्सिस के अराउंड घूम रही है, तो इसका ए बी एक्सिस से डिस्टेंस जो होगा यानी एक्स, सपोज एक्स, तो ऐसा पॉइंट जिस पे सारा का सारा मास केंद्रित मान सकते हैं, यानी उस बॉडी के सारे मास हटा दो, M1 M2 M3 M4 सब हटा दो और केवल कैपिटल एम मान लो। और किस बिंदु पे, सेंटर ऑफ पे मानेंगे एक बिंदु पे। तो उस बिंदु से, ऐसा बिंदु जिस पे सारे सेंटर ऑफ मास, सारा का सारा बॉडी का मास केंद्रित मान लें, तो उस बिंदु से घूर्णन अक्षीय दूरी जो कहलाएगी वो रेडियस ऑफ जायरेशन कहलाएगी। यानी रेडियस ऑफ जायरेशन क्या होगी, रेडियस ऑफ जायरेशन के लिए I इज इक्वल टू एम के स्क्वायर, वेयर के इज रेडियस ऑफ जायरेशन। मैं दोबारा लिख देता हूँ, इफ के इज रेडियस ऑफ gyration, then moment of inertia I may be written as m into k square। ये हो जाता है m k स्क्वायर। तो किसी भी बॉडी के लिए, चाहे वो किसी भी शेप की हो, उसके लिए आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया को m k स्क्वायर लिख सकते हैं अगर उस बॉडी का रेडियस ऑफ जायरेशन फ्रॉम द फॉर द एक्सिस ऑफ रोटेशन k है। तो किसी भी शेप के लिए, अगेन यहाँ पे थोड़ी सी मैनिपुलेशन की है कि काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ये होती है हाफ आई की वैल्यू रख दी समेशन एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, और समेशन आई होता है एम के स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। तो एम के स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई, समेशन ओवर एम आर स्क्वायर, एन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो एम एन डिवाइडेड बाई एन यहाँ पे ले लिया। और एम एन क्या होता है, एम एन होता है एम प्लस एम प्लस एम प्लस अप टू एनथ टर्म तक। तो इसमें इसने क्या मान लिया है, इसमें इसने मान लिया है कि वो बॉडी जो है आइडेंटिकल मासेस से बनी हुई है। यानी पूरी बॉडी जो थी, ये पूरी बॉडी जो थी, इसमें एम 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 आइडेंटिकल मासेस हैं। M1 M2 M3 M4 सब बराबर हैं, एम एम है एम है, इसलिए हम समेशन ओवर एम आर स्क्वायर ले लिया है। इनफैक्ट दिस इज समेशन ओवर एम समेशन ओवर आई एम आई आर आई स्क्वायर, ये आई होता है। अगर सारे मास बराबर हैं तो एम आई की वैल्यू आई एम हो जाएगी, एम बाहर आ जाएगा, एम समेशन ओवर आई आर आई स्क्वायर, ये हो जाएगा। एम सबके लिए बराबर है, M1 M2 M3 सब बराबर है। आर स्क्वायर क्या, एन से मल्टीप्लाई कर लो, एन से डिवाइड कर दो। तो एन से मल्टीप्लाई कर दिया और एन से क्या कर दिया, यहाँ पर डिवाइड कर दिया। तो एम एन का मतलब एम प्लस एम प्लस एम प्लस प्लस एम अप टू एन एटम, यानी कि सारे पार्टिकल्स के मास का सम। और वो क्या होता है, दैट इज नथिंग बट द टोटल मास। तो एम एन यानी सारे एम का सम इज नथिंग बट द टोटल मास ऑफ द बॉडी, कैपिटल एम। इसलिए यहाँ एम एन जो होगा ये कैपिटल एम हो जाएगा, ये यहाँ लिखा भी है कैपिटल एम इक्वल टू एम एन। तो ये क्या आ गया, इसका वैल्यू आ गई कैपिटल एम इंटू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 डिवाइडेड बाई एन, ये आ गई। और आपको पता है रेडियस ऑफ जायरेशन के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, वो होता है आई इज इक्वल टू एम के स्क्वायर। यहाँ पे आई इज इक्वल टू ये आ गया था, दोनों को कंपेयर करोगे तो के स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, ये वाली वैल्यू आ गई। यानी के स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, के स्क्वायर की वैल्यू आ गई ये वाली
रेडियस ऑफ जायरेशन की वैल्यू आ गई जब सारी बॉडी उसके सारे कंस्टिट्यूटेंट पार्टिकल्स के मास क्या है, समान है। बॉडी को जिन पार्टिकल से मिलकर बनी है बॉडी या सिस्टम, उन सब के मासेस क्या है, समान है। ये आप देख लीजिएगा, ये तो कोई खास बात नहीं है। यूनिट्स तो आप 12th में पढ़ चुके हैं। यूनिट्स कैसे होंगी, mr² होगी, यानी kg मीटर स्क्वायर। mr² की यूनिट ये होगी। ये फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। ये भी न्यूटन्स लॉ पर बेस्ड है कि कोई भी बॉडी अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन की स्टेट में रहेगी जब तक कि उस पर कोई फोर्स न लगाया जाए। इनर्शिया में आपको समझा ही चुका हूँ अभी थोड़ी देर पहले। इसमें ध्यान रखने की बात है, इनर्शिया जो होता है उसे तोड़ने के लिए फोर्स लगाई जाती है, और तो फोर्स से रिलेटेड है इनर्शिया कि आपको क्या है, बॉडी की स्टेट में अगर परिवर्तन करना है उसके रेस्ट की पोजीशन में, या फिर उसके स्ट्रेट लाइन की मोशन की स्ट्रेट लाइन का मोशन कर रही है, यूनिफॉर्म मोशन कर रही है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है, उसकी अवस्था में अगर परिवर्तन करना है तो आपको कोई फोर्स लगानी पड़ेगी। सिमिलरली अगर उसके रोटेशन की अवस्था में परिवर्तन करना है तो उस पर क्या लगाना पड़ेगा, कपल लगाना पड़ेगा, यानी कि टॉर्क लगाना पड़ेगा। जैसे कि हम दरवाजे पे लगाते हैं, दरवाजे पे हम क्या करते हैं, दरवाज़ा एक साइड में जुड़ा हुआ होता है दरवाज़ा पूरा, और दूसरी साइड में उसका हैंडल लगा होता है। तो जब भी हम उस पर फोर्स लगाते हैं तो आप देखिएगा हम परपेंडिकुलर फोर्स लगाते हैं। दरवाजे पे है तो खोलने के लिए खींचते हैं अपनी तरफ, या धक्का देते हैं उसे, तो परपेंडिकुलर फोर्स लगती है दरवाजे पे। तो क्या है, और कहाँ से कहाँ तक लगती है, उसके हिंज से जहाँ पे वो जुड़ा होता है, तो वहाँ से वहाँ तक का एक डिस्टेंस आता है आर, और आर क्रॉस एफ हो जाता है जो हमारा काम करता है। आर क्रॉस एफ वो होता है टॉर्क, यानी बल आघूर्ण। तो हमारा ट्रांसलेटरी मोशन और रोटेटरी मोशन में हमारी क्या चीज़ क्या कहलाती है, किसके कंपेरेबल होती है, किसके समान होती है। तो जैसे हम आपको बता चुके हैं कि ट्रांसलेटरी मोशन में जो मास होता है वो रोटेटरी मोशन के मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रोल प्ले करता है। यानी रोटेटरी मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही रोल प्ले करता है जो ट्रांसलेटरी मोशन में मास करता है। जैसे जैसे आई इज इक्वल टू क्या था, mr²। ये क्या था, आई इज इक्वल टू mr² क्या था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है। काइनेटिक एनर्जी क्या थी, काइनेटिक एनर्जी थी ½ mv²। काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन क्या होती है, ½I⍵²। तो यहाँ से अगर हम कंपेयर करें तो देखो m जो है, स्मॉल m, उसके स्थान पर I आ गया और स्मॉल v की जगह पे ओमेगा आ गया। यानी कि m की जगह पे क्या आ गया, I, यही पहली लाइन लिखी है, और v की जगह पे क्या आ गया, ओमेगा। ये तीसरी लाइन लिखी है, देखो वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, मास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसी तरह से डिस्प्लेसमेंट, जब हम स्ट्रेट लाइन मोशन करते हैं या ऐसे करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट होता है, ट्रांसलेटरी मोशन में डिस्प्लेसमेंट होता है s। लेकिन रोटेशनल मोशन में इस तरह से डिस्प्लेसमेंट होता है, ऐसे कर्व के अलोंग करते हैं। तो कहाँ से देखते हैं, फिक्स पॉइंट से, यानी कि यहाँ से देखते हैं, ये थीटा के फॉर्म में आता है, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है। तो ट्रांसलेटरी मोशन में लीनियर डिस्प्लेसमेंट कहलाता है, उसमें क्या कहलाता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहलाता है, थीटा। इसमें लीनियर एक्सेलरेशन कहलाता है, उसमें एंगुलर एक्सेलरेशन कहलाता है। इसमें लीनियर मोमेंटम एम वी कहलाता है। तो आपको पता है एम की जगह पे आई आ जाएगा, वी की जगह पे ओमेगा आ जाएगा। तो एंगुलर मोमेंटम क्या कहलाएगा, आई ओमेगा। यहाँ पे फोर्स एम ए कहलाता है, आपको पता है एम के स्थान पे आई आता है, और लीनियर एक्सेलरेशन ए के स्थान पे अल्फा आता है।
तो टॉर्क फोर्स इज इक्वल टू टॉर्क यानी मोमेंट ऑफ कपल। मैं एयरप्लेन मोड पे लगा दूँ, फ्लाइट मोड पे, जिससे कि सब बंद हो जाए। तो टॉर्क यानी कपल, तो एम अल्फा, एम की जगह पे आई आएगा, ए की जगह पे अल्फा आएगा, तो इसके इक्वलेंट एम अल्फा होगा। इम्पल्स एम वी टू माइनस वी वन, आपको पता है एम के स्थान पे आई आता है, वी के स्थान पे ओमेगा आता है, तो एंगुलर इम्पल्स क्या हो जाएगा, आई ओमेगा टू माइनस ओमेगा वन। आपको पता है काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेटिंग मोशन में हाफ में वी स्क्वायर होती है, तो रोटेशनल मोशन में एम के स्थान पर आई आ जाएगा, वी के स्थान पर ओमेगा आ जाएगा, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर आ जाएगी। वर्क फोर्स इंटू डिस्टेंस होता है, यहाँ पे वर्क कपल इंटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है, क्योंकि यहाँ पे जो जो डिस्टेंस है यहाँ पे, वहाँ पे कहाँ है एंगुलर डिस्टेंस यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे जो फोर्स लगता है, फोर्स की जगह पे वहाँ पे कपल लगता है। तो इस तरह से आप कंपेयर कर सकते हैं दोनों चीज़ों को। अब आते हैं थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस में। थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस इस चित्र से आप समझिए, बहुत आसान है। अच्छा, पहले इसकी लैंग्वेज पढ़ के मैं बता देता हूँ, उस लैंग्वेज से आपको समझा देता हूँ। ये देखिए, इट स्टेट्स दैट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ प्लेन लैमिना अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द लैमिना is equal to the sum of the moments of inertia of the lamina about the two axes at right angles to each other in its own plane, intersecting each other at point where the perpendicular axis passes through it। इसका मतलब अब मैं जरा अपनी भाषा में समझा देता हूँ, आप ये चित्र से समझाते हैं। चित्र को मैं थोड़ा एनलार्ज कर लिया, अब इसे समझाते हैं। ये कह रहा है, अगर ओ पॉइंट पे, ये रहा ओ पॉइंट, इससे हम देखो मोबाइल की स्क्रीन के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ कर ले, यानी वर्टिकल लाइन, समझिए ना। ओ पॉइंट से एक वर्टिकल लाइन पास हो रही है, जैसे आप बिल्कुल परपेंडिकुलर टू स्क्रीन ऑफ मोबाइल पास हो रही है, तो उसके अबाउट इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा वो इस परपेंडिकुलर एक्सिस जो कि ओ से पास हो रही है, तो इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उस एक्सिस के, वो किन दो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सम होगा, वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सम होगा एक तो ओ एक्स एक्सिस और एक ओ वाई एक्सिस। ये दोनों एक्सिस क्या होंगी, दोनों परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के, ये दोनों एक्सिस क्या होंगी, एक दूसरे के परपेंडिकुलर। और ये कहाँ कहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, ओ पॉइंट पे, समझ गए। ओ पॉइंट के परपेंडिकुलर एक एक्सिस थी, उसके अबाउट बॉडी का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो दो एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सम होगा। कौन कौन सी, ओ एक्स एक्सिस ओ वाई एक्सिस। लेकिन ओ एक्स एक्सिस और ओ वाई एक्सिस में क्या खास बात है, इस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में ये खास बात है कि वो किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, ओ पे, और ओ पॉइंट कौन सा था, जिससे कि वो परपेंडिकुलर एक्सिस जा रही थी। ठीक, तो इसका मतलब ये हुआ कि बॉडी के जो प्लेन है उस प्लेन में अगर हम दो परपेंडिकुलर एक्सिस बना दें, एक्स और वाई, तो उन दोनों एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो सम होगा वो उन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से और बॉडी के परपेंडिकुलर पास होने वाली एक्सिस जो होगी उस उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर होगा। जैसे मान लिया मैंने कोई बॉडी ले ली यहाँ पे, एक मान लिया यहाँ पे कोई बॉडी ले ली, अब मैंने एक एक्सिस यहाँ बना दी और एक एक्सिस यहाँ बना दी, सपोज ये एक्स थी और ये वाई थी, तो एक्स एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया सपोज मैंने कह दिया आई एक्स है बॉडी का, और वाई एक्सिस यानी एक्सिस ऑफ रोटेशन, अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसे एक्स एक्सिस के ऐसे ऐसे एक्स एक्सिस के होंगे, इसके अबाउट बॉडी घूम रही है, बॉडी ऐसे घूम रही है, सपोज ऐसे घूम रही है एक्स एक्सिस के अराउंड,
ऐसे घूम रही एक्सिस के अराउंड, तो उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो क्या होगा, आई एक्स कह दिया मैंने। और अगर बॉडी ऐसे वाई एक्सिस के अराउंड घूम रही है मान लिया, तो इसके अराउंड घूमने पे बॉडी का सपोज मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई वाई है। तो और ये दोनों एक्स और वाई एक्सिस काट रही है किसी पॉइंट ओ पे, ये रहा ओ पॉइंट मैंने बना दिया, नीचे नीचे ओ पॉइंट बना दिया, देखो ये रहा ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। इस ओ से परपेंडिकुलर अगर कोई एक्सिस पास हो रही है तो उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा वो इन दोनों एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सम होगा। ये थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस है। इसे प्रूव करना है थोड़ा सा। इसे प्रूव करने के लिए आपने ये मान लीजिए, पहले चित्र देख लीजिए थोड़ा सा। मान लिया कोई पॉइंट ले लिया ना पी, ये पी पॉइंट था, ओ से इसका डिस्टेंस आर था। आपको पता है किससे, ये x1 होगा नीचे वाला डिस्टेंस, ऊपर वाला x1 है तो नीचे वाले भी x1 है, ये y1 होगा। कौन सा हुआ x1 y1, यानी y1 जो है इस पॉइंट P की x एक्सिस से दूरी हो गई, और x1 इस पॉइंट P की y एक्सिस से दूरी हो गई। ठीक, तो इस मतलब अगर ये P पॉइंट पे कोई बॉडी का मास m1 रखा हुआ है, तो m1 मास, ये रहा m1 मास रखा है यहाँ पे, तो m1 मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x एक्सिस क्या होगा, यानी आई एक्स क्या होगा, आई एक्स होगा उस पॉइंट पे जो मास रखा हुआ है उसकी वैल्यू m1 इनटू उसका डिस्टेंस का स्क्वायर, किस एक्सिस से, x एक्सिस से। अगर x एक्सिस के अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेना है तो इससे उस पॉइंट का कितना डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो है y1। तो आई एक्स की वैल्यू होगी m1 y1 स्क्वायर, ये हो जाएगी। इसी तरह से इस पॉइंट का ये जो y एक्सिस है इसके अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, इस पॉइंट P पे जो मास रखा है m1, यानी आई वाई, ये आई वाई इसके अराउंड होगा, आई वाई इज इक्वल टू m1 और y एक्सिस से उसकी दूरी का स्क्वायर, y एक्सिस से दूरी है उसकी x1 इंटू x1 स्क्वायर, ये हो जाएगा। दोनों का सम कर दो तो आई एक्स प्लस आई वाई क्या हो जाएगा, आई एक्स प्लस आई वाई हो जाएगा m1 x1 स्क्वायर प्लस m1 y1 स्क्वायर, यानी m1 कॉमन ले लो, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, यानी कि m1 आर स्क्वायर r1 स्क्वायर। क्यों, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम से क्या है, m1 r1 स्क्वायर आ गया। पाइथागोरस थ्योरम से क्या है, ये y1 था ये x1 था, तो r1 स्क्वायर क्या हो जाएगा, r1 स्क्वायर विल बी x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, ये हो जाएगा। यानी कि आई क्या हो गया इसका, आई एक्स प्लस आई वाई हो गया m1 r1 स्क्वायर, ये हो गया एक पार्टिकल के लिए, मास m1 पार्टिकल के लिए। और m1 r1 स्क्वायर क्या है, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है किसी पार्टिकल m1 का उस एक्सिस के सापेक्ष जिससे उसकी दूरी क्या है r1 है। और वो एक्सिस कौन सी होगी, वो एक्सिस o से पास हो रही होगी, और कैसे होगी, o इस पैरेलल के परपेंडिकुलर होगी, o से तो पास हो रही होगी लेकिन क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी बिल्कुल। तो m1 r1 स्क्वायर हो गया। इसी तरह से m2 का लेंगे, m2 r2 स्क्वायर, इसी तरह से m3 का लेंगे और सबका सम कर देंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पर कर रखा है।
यहाँ पे लिखा है, अरे सॉरी, यहाँ पे लिखा है, बार बार गलत बटन दब जाता है थोड़ा सा। यहाँ पे लिखा है कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस पार्टिकल अबाउट एक्स एक्सिस इज m1 y स्क्वायर, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस पार्टिकल अबाउट वाई एक्सिस इज दिस, ये मैं बता चुका हूँ आपको। इसी तरह बहुत सारे पार्टिकल होंगे, m1 m2 m3 एटसेट्रा होंगे, उनके डिस्टेंसेस क्या होंगे, r1 r2 r3 होंगे। एक्स एक्सिस से उनके डिस्टेंस y1 y2 y3 होंगे, y एक्सिस से उसके डिस्टेंस x1 x2 x3 होंगे। ठीक है, तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया सब पार्टिकल्स का एक्स एक्सिस के लोग क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, यानी समेशन ओवर m y स्क्वायर। सारे पार्टिकल्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाई एक्सिस के लोग क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, यानी समेशन एम एक्स स्क्वायर। ये आपको समझ में आई क्या क्यों होगा? चित्र को आप दोबारा देख सकते हैं, ऐसा है कोई चीज़, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये बना हुआ है हालांकि चित्र। यहाँ पे m1 है, m2 है, m3 है एटसेट्रा। तो ये मान लिया x1 है, ये x2 डिस्टेंस है, m3 कुछ यहाँ पे है, तो ये m3 डिस्टेंस हो जाएगा x एक्सिस पर। ठीक है ना, इस तरह से m1 m2 m3 ये डिस्टेंस हो जाएंगे। तो सबके मूवमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स एक्सिस के अबाउट क्या हो जाएंगे, m1 x1 स्क्वायर प्लस m1, ये डिस्टेंस हो जाएगा y1, ये हो जाएगा y2, ये हो जाएगा y3, ऐसे डिस्टेंस हो जाएंगे। m1 y1 स्क्वायर, m2 y2 स्क्वायर, m3 y3 स्क्वायर, इस तरह से हो जाएंगे सब। अगर y एक्सिस क्या लॉन्ग लेंगे, y एक्सिस क्या लॉन्ग ले रहे हैं, हमारी कोई बॉडी थी यहाँ पे, ये y एक्सिस थी यहाँ पे, ये ऊपर y एक्सिस है यहाँ पे, ये y एक्सिस है मान लिया। तो इस y एक्सिस से डिस्टेंस क्या होगा, मान लिया m1 पार्टिकल है, m1 ये वाला डिस्टेंस होगा, लेकिन ये डिस्टेंस क्या है, ये तो ये वाला डिस्टेंस है ये, और ये x1 है, x1 है, ये y1 है। तो इनफैक्ट m1 मास का y एक्सिस से डिस्टेंस x1 होगा। इसीलिए m1 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट y एक्सिस क्या हो जाएगा, m1 x1 स्क्वायर, m फिर दूसरे का क्या हो जाएगा पार्टिकल का m2 x2 स्क्वायर, इसी तरह समेशन mx स्क्वायर लिख सकते हैं इसे। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया सारे पार्टिकल्स का ओ एक्सिस, जो ऐसी एक्सिस जो ओ से पास हो रही है और परपेंडिकुलर, उसके थ्रू क्या होगा, m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r3 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर, उसे समेशन mr स्क्वायर लिख सकते हैं। और आपको पता है कि r1 स्क्वायर क्या है, r1 स्क्वायर था x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर। फिगर ध्यान है आपको, ये r1 था, अभी ऊपर दिखाई थी r1 था, ये डिस्टेंस मान लिया था इसका परपेंडिकुलर, ये था आपका, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस थी, ये एक्स एक्सिस थी, ये वाई एक्सिस थी, ये क्या थी, एक्स एक्सिस थी। तो r1 में ये क्या था, ये था आपका y1 और ये था आपका x1। तो r1 इक्वल टू x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर। इसी तरह से r2 स्क्वायर x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर, ये सब लिख दिया। तो फाइनली आ गया एक्स एक्स को, ये एक्स एक्स को एक साथ ले लिया, वाई वाली टर्म्स को एक साथ ले लिया, तो समेशन एम एक्स स्क्वायर प्लस समेशन वाई स्क्वायर। और एम एक्स स्क्वायर था, एम एक्स स्क्वायर क्या था, आई वाई, एम एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या थी, आई वाई, और एम वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या थी, आई एक्स। तो आई वाई प्लस आई एक्स का सम आ गया, ये हमारी थ्योरम थी, यही प्रूव करना था हमें। जब परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा ओ के थ्रू, वो क्या होगा, उस ओ से पास होने वाली दो एक्सिस जो उसके प्लेन में हो और एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, उनके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सम होगा। ठीक, तो ये प्रूव हो गया। अब आते हैं थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस भी बहुत सिंपल सी है।
थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस कहती है ये ए बी जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अराउंड एक एक्सिस है जो पास हो रही है सेंटर ऑफ ग्रेविटी से। चलो इसका पहले वो पढ़ लेते हैं स्टेटमेंट। इट स्टेट्स दैट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी about any axis is equal to the sum of its moment of inertia about a parallel axis through its center of gravity and the product of its mass and the square of the distance between the two axes। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि किसी बॉडी जो बॉडी बनी हुई है इसका सी डी जो एक्सिस है सी डी, ये सी डी, इस एक्सिस के अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? इस एक्सिस के अराउंड इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है क्या होगा? दो चीज़ों का सम होगा। किन की चीज़ का? एक तो ए बी एक्सिस के अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस इस बॉडी का मास इनटू दोनों एक्सिस के बीच का डिस्टेंस h, उसके स्क्वायर का प्रोडक्ट। इसका मतलब क्या है? अगर ए बी एक्सिस के अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका आई ए बी है और सी डी एक्सिस के अराउंड इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई सी डी है, आई सी डी, ये सी डी, तो आई सी डी जो होगा वो आई ए बी एक्सिस कौन सी एक्सिस है? जो उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास हो रही है। तो किसी बॉडी का किसी एक्सिस के अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा वो एक तो उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास होने वाली एक्सिस जो उस एक्सिस के पैरेलल है, यानी सी डी के पैरेलल है। तो सी डी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो हमने क्या किया, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास होने वाली एक एक्सिस ले ली ए बी जो सी डी के पैरेलल थी। तो एक तो ए बी के अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई ए बी लिख दिया प्लस इस बॉडी का मास इनटू दोनों एक्सिस, जो दोनों एक्सिस हैं ए बी और सी डी, उनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर प्लस एम एच स्क्वायर, इसका सम हो गया। ये है थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। यानी किसी भी एक्सिस सी डी, ये सी था ये डी था नीचे, किसी भी एक्सिस सी डी के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा उस सी डी के पैरेलल और सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस उस बॉडी का टोटल मास इनटू दोनों एक्सिस के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर का प्रोडक्ट का ये जो मिलेगा उसका सम होगा, आई ए बी प्लस एम एच स्क्वायर होगा। इसे थोड़ा सा देख लेते हैं। पहले एक मास ले लो m1, एक m1 ले लिया, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी से जो ए बी एक्सेस पास हो रही है उससे डिस्टेंस x1 मान लो, और ए बी और सी डी वो एक्सेस है जिसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो उस ए बी और सी डी के बीच का डिस्टेंस h मान लो, h मान लिया, ठीक है। तो m1 मास का सी डी के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा? m1 मास का सी डी के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा इसका m1 का सी डी से डिस्टेंस m1 इंटू दैट डिस्टेंस स्क्वायर, ये जो डिस्टेंस है इसका स्क्वायर, और ये डिस्टेंस कितना है? ये डिस्टेंस है x1 प्लस एच, ये डिस्टेंस है x1 प्लस एच। तो पॉइंट P से जहाँ पे m1 मास रखा है और इस सी डी का जो डिस्टेंस है वो x1 प्लस एच है, इसलिए m1 जो P पे मास रखा था उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर, यानी m1 मल्टीप्लाइड बाई x1 प्लस एच स्क्वायर। x1 प्लस एच का ब्रैकेट को स्क्वायर को खोल लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab से ये आ गया। फिर m1 को मल्टीप्लाई कर लो, m1 x1 स्क्वायर प्लस m1 एच स्क्वायर प्लस ट्वाइस m1 x1 एच, ये कर लो। ये टर्म आ गए। m1 x1 स्क्वायर क्या है? ये m1 है और ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी से जो एक्सेस पास हो रही है उसका डिस्टेंस है x1। तो ये मास इनटू इट्स डिस्टेंस स्क्वायर कहाँ से?
ए बी से डिस्टेंस स्क्वायर, तो m1 इंटू एक्स वन स्क्वायर क्या हो गया, m1 इंटू एक्स वन स्क्वायर हो गया m1 का, m1 इंटू एक्स वन स्क्वायर हो गया m1 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए बी, समझे, ये m1 और ये x1, तो m1 इंटू एक्स वन स्क्वायर हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ m1 अबाउट ए बी हो जाएगा। इसी तरह से सारे पार्टिकल्स का होगा, तो सबका सम कर दो, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा बॉडी का, सी डी कह रहा हूँ अबाउट, सी डी के अबाउट, ये सी डी ये m1 के लिए आया, इसी तरह से m2 के लिए आएगा, इसी तरह से m3 के लिए आएगा, तो सबका सम कर दोगे तो समेशन m1 x1 स्क्वायर समेशन m1 h1 स्क्वायर प्लस समेशन 2 m1 x1 h। यहाँ समेशन ओवर m1 x1 स्क्वायर क्या है, ये समेशन ओवर m1 x1 स्क्वायर है सारे पार्टिकल्स का ए बी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यानी ऐसी एक्सिस जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास हो रही है उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसे आई जी मान लिया, यानी m1 x1 स्क्वायर जो था सारे पार्टिकल्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया था ए बी के अराउंड, और ए बी क्या थी, वो एक्सिस थी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास हो रही है, तो उसे मान लिया आई जी। फिर समेशन ओवर m1 h स्क्वायर, h सारे पार्टिकल्स के लिए सेम है चाहे वो कहीं भी हो, चाहे m2 हो चाहे m3 हो, आपको पता है उनके लिए x तो बदलेगा, इसके लिए x2 हो जाएगा, इसके लिए x3 हो जाएगा, लेकिन h वही रहेगा क्योंकि h दोनों पैरेलल एक्सिस के बीच का डिस्टेंस है। तो ये समेशन ओवर m1 h स्क्वायर आ गया, h स्क्वायर कॉमन, h स्क्वायर कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा, केवल समेशन ओवर m1 बच जाएगा। समेशन ओवर m1 माने m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस अप टू जितने पार्टिकल्स है सबका मास का सम, वो कैपिटल M हो जाएगा। तो समेशन ओवर m1 माने मिनी कैपिटल M, यानी टोटल मास होती है बॉडी। तो यहाँ पे आ गया, ये आ गया कैपिटल M किसकी जगह, समेशन ओवर m1 की जगह कैपिटल M, और h स्क्वायर की जगह h स्क्वायर लिख दिया यहाँ पे h स्क्वायर, प्लस सेम टर्म लिख दी ट्वाइस m1, ये ट्वाइस m1 x1 ये लिख दी। अभी आपको पता है जो m1 x1 है, m1 x1 क्या है, मोमेंट है किसका, पार्टिकल का। ये थोड़ा ऊपर चला गया, मैं फिगर में दिखा देता हूँ आपको। m1 इंटू x1 ये आ गया, ये मोमेंट ऑफ पार्टिकल है अबाउट ए बी, यानी अबाउट सेंटर ऑफ मास, यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इसके अबाउट है मोमेंट। और इसी तरह से m2 x2 आएगा, इसी तरह से m3 x3 आएगा, इसी तरह से m4 x4 आएगा, यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अबाउट मोमेंट आ जाएगा सबका, सारे मासेस का। और आपको पता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक ऐसा पॉइंट होता है जिस पे कि क्या होता है, बैलेंस होता है, क्योंकि उस पे हम सारा मास सेंटर्ड मान सकते हैं, वो मास का सेंटर होता है एक तरह से। तो इसलिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अराउंड अबाउट मासेस का मूवमेंट्स जो आएंगे वो उनका सम जीरो आएगा, यानी समेशन ओवर m1 x1 जीरो आएगा। यहाँ पे लिखा भी है, सिंस द बॉडी इज बैलेंस्ड अबाउट द सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी, therefore the algebraic sum of all the moments about g will be zero, यानी समेशन ओवर m1 x1 जीरो। तो ये m1 x1 वाली टर्म जीरो आ गई, तो आई हो गया आई जी प्लस एम एच स्क्वायर। आई क्या था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सी डी जिससे निकालना था। आई जी क्या था, आई था मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सी डी, यानी आई सी डी। और आई जी क्या था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ ग्रेविटी अबाउट एन एक्सिस विच इज पैरेलल टू सी डी एंड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, यानी ए बी,
यानी आई ए बी मीन्स आई जी प्लस एम एच स्क्वायर। तो इसके थ्योरम है आई इज इक्वल टू आई जी प्लस एम एच स्क्वायर, ये जीरो हो जाएगा। ये लिखा आई इज इक्वल टू आई जी प्लस एम एच स्क्वायर। अब दूसरे टॉपिक पे आते हैं, अगले टॉपिक पे, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सर्कुलर, नहीं इस पर, ये सर्कुलर डिस्क का छोटा पेज आ गया है, ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, ये आपका सिलेबस का पार्ट नहीं है, ठीक है। ये वैसे मैंने फोटो खींच रहा था तो गलती से आ गया। आपके सिलेबस का पार्ट है अगला, आपके सिलेबस का पार्ट है ये थिन रॉड, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए थिन यूनिफॉर्म रॉड। थिन लिए, थिन माने पतली बहुत, तो पतली का चित्र बना हुआ है यहाँ पे। ये एक थिन रॉड है, बहुत पतली सी रॉड है। इस रॉड में आपको दिख रहा है कि यहाँ पे क्या मान लिया गया है, यहाँ पे एक छोटा सा लाइन एलिमेंट ले लिया गया डी एक्स, किस चौड़ाई का, डी एक्स चौड़ाई का। इस रॉड का मास पर यूनिट लेंथ, इसमें एरिया नहीं है, ये वन डायमेंशन है। थिन रॉड इसलिए कहा गया कि वन डायमेंशन में एक लाइन की तरह, ये ऐसे लाइन की तरह, ये है रॉड, पतली सी लाइन, एक सिंगल लाइन मान लो। ये रॉड है, ये रॉड है पतली सी, ये रॉड है। इसमें एक छोटा सा लाइन एलिमेंट ले लिया हमने डी एक्स, ये लाइन एलिमेंट ले लिया, ये चित्र बना हुआ डी एक्स यहाँ पे इस तरह से। डी एक्स लाइन एलिमेंट ले लिया, इसका मास पर यूनिट लेंथ वो स्मॉल एम मान लिया। प्रति एकांक लंबाई में जब द्रव्यमान होगा वो स्मॉल एम होगा, तो डी एक्स लंबाई का द्रव्यमान क्या होगा, जब यूनिट लेंथ का मास है एम तो डी एक्स लंबाई की क्या होगा, एम इंटू डी एक्स। तो यहाँ पे आप कहीं लिखा होगा, यहाँ ये रहा, डी एक्स लेंथ का मास हो गया डी एम कह दिया उसे, डी एक्स लेंथ का मास को क्या कह दिया, डी एम। तो डी एम हो गया एम इंटू डी एक्स। तो इस वाले पोर्शन का जो मैंने डार्क कर दिया, ये थोड़ा सा डार्क कर दिया, इसका मास जो हो गया एम इंटू डी एक्स। और एक ऐसी एक्सिस जो इसके सेंटर से पास हो रही है सी डी, इसके अबाउट एम इंटू डी एक्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, यानी इस डी एस वाले पोर्शन का जो मास है, इस डी एस वाले पोर्शन का जो मास है वो क्या है, एम इंटू डी एक्स, ये मास हो गया। यहाँ पे एम इंटू डी एक्स रखा हुआ है, यहाँ पे जब एम इंटू डी एक्स रखा हुआ तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, एम इंटू डी एक्स का मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर, यानी एम इंटू डी एक्स, ये तो मास हो गया, इंटू एक्स स्क्वायर। अगर हम सी डी एक्स का डिस्टेंस क्या मान लें, एक्स मान लें, ये इंटू एक्स स्क्वायर आ गया। तो क्या गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया किसका, डी एक्स मास, डी एक्स लेंथ के मास का, ठीक है। और टोटल अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया के मतलब है आपने बहुत सारे ऐसे ऐसे डी एक्स बना लो, इसमें बहुत सारे इनफाइनाइटेसिमल डी एक्स। ये तो बहुत बड़ा आपको फिगर में बड़ा बना के दिखाना पड़ता है ना, अदरवाइज इट इज इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल। तो अगर ये बना लिया, इससे खूब सारे पार्ट्स में डिवाइड कर दो, ऐसे ऐसे डिवाइड कर दिया, ठीक है, डी एक्स डी एक्स डी एक्स डी एक्स। और उनका क्या करना पड़ेगा, सारे का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेके सबका सम करना पड़ेगा, तो बॉडी का टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा अबाउट सी डी के अबाउट। तो सम करने का मतलब होता है इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन की लिमिट कहाँ लगेगी, इंटीग्रेशन की लिमिट लगेगी यहाँ पे जीरो मान लो, जीरो जीरो, इसको ओरिजिन मान लो जीरो। ये अगर ओरिजिन मान लिया जीरो, यानी ओ पॉइंट को ओरिजिन मान लिया, तो एक ये डिस्टेंस और एक ये डिस्टेंस, टोटल रॉड की जो लेंथ थी वो एल थी। तो एक डिस्टेंस हो जाएगा, ये वाला कोऑर्डिनेट हो जाएगा माइनस एल वाई टू, और ये वाला कोऑर्डिनेट हो जाएगा प्लस एल वाई टू। प्लस एल वाई टू हो जाएगा।
यानी इंटीग्रेशन की लिमिट क्या लगेंगे, 0 L/2 टू -L/2, यानी -L/2 टू +L/2। तो ये इंटीग्रेशन की लिमिट लगा दी, टोटल इंटीग्रेशन करके -L/2 टू +L/2 किसका इंटीग्रेशन, m इंटू डी एक्स स्क्वायर, ये वाला टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यानी ये है आई जी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास हो रहा है। आई जी, या जी बना दो ओ की जगह, ओ ही एक्चुअली सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, तो इसलिए आई ओ कहो या आई जी कहो एक ही बात है। तो इसका इंटीग्रेशन कर दिया इस टर्म का, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करने के लिए। इसमें m जो था कांस्टेंट था, m को बाहर ले लो, और -L/2 टू L/2 जो लिमिट है उसे 2 बाहर लिख के उसे 0 से शुरू मान सकते हैं। जैसे कोई भी लिमिट अगर होती है ना, -x टू x, ये लिमिट होती है इंटीग्रेशन की, तो इसे लिख सकते हैं 2 टाइम्स 0 टू x, ऐसे लिख देते हैं 2 टाइम्स 0 टू x। इसी तरह से यहाँ पे लिमिट थी -L/2 टू L/2, इसे लिखेंगे 2 टाइम्स 2, ये बात काट दिया ना, 0 टू L/2, और जो m था ये m यहाँ आ गया, और जो एक्स स्क्वायर था वो एक्स स्क्वायर यहाँ आ गया, और जो डी एक्स था वो डी एक्स यहाँ आ गया, तो इसका इंटीग्रेशन ये आ गया। क्योंकि आपको पता है इंटीग्रेशन एक्स एन की इंटीग्रेशन डी एक्स क्या होता है, ये तो कौन फॉर्मूला आप लोगों को पता है, एक्स एन प्लस वन डिवाइड बाई एन प्लस वन, इस तरह से होता है। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन क्या है, एक्स क्यूब बाई 2m और 0 टू L/2, ये सब वैल्यू रख देंगे तो आ जाएगा ml³ डिवाइडेड बाई 12, ml³ डिवाइडेड बाई 12। ये रॉड थी, यहाँ पे एस एस से पार्ट्स डिवाइडेड थे, जैसे dx, इसका टोटल लेंथ l थी, उसका मास पर यूनिट लेंथ m था। m था, तो लेंथ तो टोटल l है और मास पर यूनिट लेंथ m है, तो ml कर दें तो क्या हो जाएगा, टोटल लंबाई को पर यूनिट लेंथ के मास से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर दें, तो उसका टोटल मास आ जाएगा ml करने पे, यानी कैपिटल M, यहाँ पे यही दिखा रखा है ml, इसे हम लिख सकते हैं ml इंटू एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12। तो ml माने टोटल मास, क्योंकि मास पर यूनिट लेंथ इंटू लेंथ इज इक्वल टू टोटल मास, और इसे कह दिया कैपिटल M। तो आंसर आ गया कैपिटल M एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12। अब इसी का दूसरा कैसा आता है, अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स वन एंड परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ पहले रॉड का आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला था इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से, यानी ए बी से पास होने वाला निकाला था, सपोज ए बी, इस सेंटर ऑफ ग्रेविटी था जी, जिसे ओ कह दिया था आपने, ये निकाला था आपने। अब आपको यहाँ से निकालना है इसके अबाउट, यहाँ से कोने से। तो थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस क्या कहती है, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस कहती है कि इस कोने वाली एक्सिस से यहाँ से निकालना है, ये टेंजेंट मान लो, यानी परपेंडिकुलर टू लेंथ ना, सपोज ये सी डी है, इसके एंड से सी डी पास हो रही है, तो आपको आई सी डी निकालना क्या होगा। थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस क्या कहती है, ये मैं लिख रहा हूँ, आई सी डी इज इक्वल टू आई ए बी और प्लस द मास ऑफ द बॉडी, यानी कैपिटल M इंटू डिस्टेंस इज इंटू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू L/2 है, क्योंकि ये वाली लेंथ क्या थी, टोटल L थी, दोबारा बना लेते हैं,
ये टोटल लेंथ L है रॉड की, ये L/2 है, ये L/2 है। और आपको निकालना है इसके अबाउट, आपको मोटिव निकाल लिया था आपने, आपका था इसके अबाउट ml² डिवाइडेड बाई 12 यहाँ पे था इसके, और इसके अबाउट निकालना है जो कोने वाली है। तो आपको करना है, ये सपोज एक्सिस नंबर 1 है, ये एक्सिस नंबर 2 है, तो आपको I2 निकालना है। तो आप थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस से लिख देंगे I2 = I1 प्लस m इंटू डिस्टेंस स्क्वायर बिटवीन द टू, L/2 होल स्क्वायर। यानी क्या लिखेंगे, दोबारा बता दो, ये थी रॉड, इसके अबाउट ये मान लिया पहली एक्सिस है, ये मान लिया दूसरी एक्सिस है। पहली एक्सिस के अबाउट आप निकाल चुके हैं, तो I1 कितना था पहली एक्सिस के अबाउट, ये था आपका ml² डिवाइडेड बाई 12 था। आपको I2 के अबाउट निकालना है, तो आपको पता है थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस से I2 = I1 प्लस मास ऑफ द बॉडी इनटू डिस्टेंस बिटवीन दी टू एक्सिस, यानी कि L/2 होल स्क्वायर। और I1 कितना था ml²/12, यहाँ रख दो। तो I2 की वैल्यू यानी कॉर्नर से जो पास हो रही है एक्सिस, ये लिखा है अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स वन एंड परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ। तो ये जो I होगा, ये I, ये दोनों का सम हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो ml²/3 आ जाएगा। तो थी थ्योरम ऑफ, सॉरी ये एक्सिस, ये रॉड का हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल दिया था। इसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्टेंगुलर लैम्डा, ये भी रॉड की तरह है बिल्कुल, लेकिन क्या अंतर है, ये एक तरह से 2 डायमेंशन चीज़ है। रॉड तो हमने थिन लाइन ले ली थी, थिन रॉड ली थी बहुत ज़्यादा, थिन रॉड में क्या था, बिल्कुल सिंगल लाइन थी ऐसे। इसी रॉड को अगर 2 डायमेंशन कर लें फ्लैट, तो ऐसे चौड़ी कर दीजिए, ऐसे 2 डायमेंशन हो गई, ये पूरी रॉड हो गई। पहले जैसे हमने सिंगल इसमें dx लिया था, छोटा सा लाइन एलिमेंट यहाँ पे लिया था dx, ऐसे लिया था dx, इसमें ऐसा dx लेना पड़ेगा। इसमें भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास होने वाली एक्सिस लेनी पड़ेगी। इस dx का डिस्टेंस यहाँ से मानना पड़ेगा, x ये मान रखा था चित्र में, ये dx ले रखा है, dx चौड़ाई वाला ले रखा है, ये डिस्टेंस x मान रखा है किससे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास होने वाली लाइन से। इसमें एरिया का थोड़ा, इसमें मास निकालना होता है आपको क्या करना होता है, पहले सबसे छोटा पीस निकालना होता है, छोटा एलिमेंट निकालना होता है, फिर उसका मास निकालना होता है। जब उसका मास निकालते हैं तो उसका डिस्टेंस उस स्क्वायर करके उस मास से मल्टीप्लाई करते हैं, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है। जैसे इस dx का मास कितना निकालेंगे, dx का मास कैसे होगा, इसके लिए आप सिग्मा मान लीजिए मास पर यूनिट एरिया, क्योंकि एरिया की बात आ गई 2 डायमेंशन। अब मास पर यूनिट एरिया, मास पर यूनिट एरिया, मास पर यूनिट एरिया क्या है, सिग्मा, ये मान लो सिग्मा, नहीं यहाँ ये। तो इस स्ट्रिप जो पतली सी स्ट्रिप आनी, इसका एरिया निकाल लो और उसे सिग्मा से मल्टीप्लाई कर दो, तो इस स्ट्रिप का मास आ जाएगा। तो इस स्ट्रिप का एरिया कितना है, इस स्ट्रिप का एरिया है लंबाई गुणा चौड़ाई, क्योंकि रेक्टेंगुलर स्ट्रिप है, यानी लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ है इसकी बी, ये रही बी लेंथ, इतनी लंबी है स्ट्रिप, और उसकी चौड़ाई कितनी है dx, तो इसका एरिया क्या होगा, b इंटू dx, इसका एरिया हो गया ये रहा b इंटू dx एरिया हो गया। और मास पर यूनिट एरिया था सिग्मा, तो इसके एरिया से मास पर यूनिट एरिया को अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो इस स्ट्रिप का एरिया आ जाएगा, यानी इस स्ट्रिप का एरिया, इस स्ट्रिप का मास आ जाएगा, इस स्ट्रिप का मास हो गया m = सिग्मा b dx। ठीक है, मास आ गया इसका, मास आ गया इसका,
सिग्मा बी डी एक्स, ये मास आ गया, सिग्मा बी डी एक्स ये मास है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर, यानी सिग्मा बी डी एक्स इंटू डिस्टेंस स्क्वायर, यानी इंटू एक्स स्क्वायर। ये इस स्ट्रिप का क्या आ गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। लेकिन हमें पूरा लैम्डा का निकालना है, तो इसे इंटीग्रेट कर दो। कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे, वही अगर ओ पॉइंट पे जीरो माना है, ऑरिजिन माना है, तो -L/2, यानी इस लाइन के अबाउट करना है इंटीग्रेट, इस ये एक्सिस ऑफ रोटेशन लिए, तो -L/2 यहाँ आ जाएगा, +L/2 यहाँ कोऑर्डिनेट आ जाएगा, क्योंकि सेंटर में क्या है, जीरो। तो -L/2 से +L/2 से इंटीग्रेट कर दीजिए। जब इसे इंटीग्रेट करेंगे -L/2 से +L/2 किसे, इसे 2 सिग्मा भी कांस्टेंट है, सिग्मा कांस्टेंट है, चौड़ाई कांस्टेंट है, तो x² dx बच गया, यानी x³/3 आ गया, यानी mL²/12 आ गया। ये किसका आ गया, रेक्टेंगुलर लैम्डा का, mL²/12। अब इसने लिखा है लेट द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज x प्राइम, x प्राइम। तो अगर x प्राइम हो तो उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा, ये थोड़ा सा फिर फिगर को देखते हैं। पहले हमने एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या ली थी, ये ली थी, ये वाली ली थी, वही प्राइम। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आया, ध्यान से देखिएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है mL²/12। ठीक, देखो अब दोबारा चित्र पे आते हैं। पहले आपने एक्सिस ऑफ रोटेशन ली थी वाई प्राइम, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया mL²/12। एल कौन सी आई, लेंथ, लेंथ यानी इस एक्सिस के परपेंडिकुलर, ये लेंथ, ये लेंथ है, ये जो एक्सिस है वाई प्राइम, इसके परपेंडिकुलर लेंथ ये है एल, वो एल आया। अगर हम एक्सिस ऑफ रोटेशन बदल दें, सपोज हम कहें एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है, ठीक है, हम कह सकते हैं ये है, तब हमें जो आपको एलिमेंट जो dx लिया ना, वो dx बेटा ऐसे लेना पड़ेगा ऊपर, ये dx यहाँ पे लेना पड़ेगा, dx चौड़ाई ऐसे लेनी पड़ेगी, ये वाली स्टेप यहाँ लेनी पड़ेगी dx। अगर हम इस एक्सिस के अबाउट, यानी एक्स वाई एक्सिस के अबाउट क्या करते हैं, एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेशन निकालते हैं, तो स्ट्रिप आपको ऊपर लेनी पड़ेगी ऐसे पतली सी, dx चौड़ाई की। इस स्ट्रिप का एरिया क्या हो जाएगा, इस स्ट्रिप का एरिया हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई, इस स्ट्रिप की लंबाई हो जाएगी l, ये वाली, तो इस स्ट्रिप का अब एरिया होगा l इंटू dx। इसका मास क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू l इंटू dx हो जाएगा। इंटीग्रेट कैसे करेंगे, ये मास हो गया इंटू डिस्टेंस स्क्वायर, डिस्टेंस तो आप फिर y मान सकते हैं, x मान सकते हैं, यहाँ से जो मान सकते हैं, इंटू x² मान लीजिए, डिस्टेंस x मान लेंगे, ये वाला डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक का, ये वाला डिस्टेंस x मान लेंगे जो मैंने गोला लगाया है। फिर इसे इंटीग्रेट कर देंगे टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए। जब इसे इंटीग्रेट करेंगे तो लिमिट क्या लगाएंगे, देखो ये एक्सिस मान ली थी, ये ऑरिजिन है, तो लिमिट हमारी कहाँ से कहाँ तक जा रही है, हमने ये स्ट्रिप लगाई, ये स्ट्रिप हमारी ये काटी हमने, ये स्ट्रिप जो है ए पॉइंट से डी पॉइंट तक जाएगी, या बी से सी तक जाएगी, देखिए मान लो बी से सी तक जाएगी, और ओ पॉइंट से जो जाने वाली एक्सिस है वो क्या है, ऑरिजिन से जा रही है। ठीक, यानी कि ये इसके लिए लिमिट आएंगी -b/2 टू +b/2, इस तरह से आएंगी, जैसे वहाँ पर -L/2 टू +L/2 आई थी। जब ये आएंगी तो फाइनल इसका बदल जाएगा, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया mv²/12 आएगा। पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आया था, पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया था mL²/12,
जब एक्सिस ऑफ रोटेशन बदल देंगे तो mv²/12 आ जाएगा। अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू वन ऑफ इट्स एंड, तो एक एंड ले लो ये रही। हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो निकाला था इस रॉड का, हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट निकाला था। अब एक एंड के अबाउट निकालना है, यानी इस एक्सिस के अबाउट निकालना है। तो आपको पता है दोनों एक्सिस पैरेलल है। जब दोनों एक्सिस पैरेलल होती है तो ये थी वाई और ये वाई प्राइम, और ये है आपकी जो भी माना ए बी मानिए सी डी मानिए। तो हमें ए बी के अबाउट निकालना है। हमें पता है थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस से आई बी इज इक्वल टू इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी से जो एक्सिस पास होगी उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यानी आई वाई प्राइम प्लस दोनों एक्सिस के बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर करके उसके टोटल मास से मल्टीप्लाई कर दो, यानी एम और डिस्टेंस कितना है इसके बीच में l/2 इंटू l/2 स्क्वायर। तो जिस एक्सिस ए बी के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है और हम वाई प्राइम के अबाउट निकाल चुके हैं, तो आई वाई प्राइम प्लस मास ऑफ द बॉडी मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस स्क्वायर बिटवीन द टू एक्सिस, ये कर देंगे। यानी कि आप कर देंगे ऐसे, about an axis in its own plane and passing through its one of its ends, about an axis in its own plane and passing through one of its ends। तो क्या हो जाएगा, आई वाई के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता और ml²/12। ये मैं भी लिख के दिखा चुका हूँ, आपको बता चुका हूँ। क्यों? क्योंकि ऐसा था रेक्टेंगुलर लेमना, ये था। इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला था आई वाई, और इसके अबाउट निकालना था आई ए डी होगा आई वाई प्लस टोटल मास इनटू द डिस्टेंस बिटवीन द टू। डिस्टेंस बिटवीन द टू है l/2, यानी m इंटू l/2 स्क्वायर। तो ये किया है यहाँ पे आई वाई प्लस ml²/2 ml/2 होल स्क्वायर। आई वाई था ml²/12 और ये हो गया ml²/4, तो टोटल हो गया ml²/3। सिमिलरली आई ए बी आई एक्स प्लस हो जाएगा, ये भी mb²/3 हो जाएगा। समझ गया ना? पहले क्या निकाला, ये रेक्टेंगुलर लेमना था, हमने इसके अबाउट निकाल लगा था, अब हमने बीच वाले इसके अबाउट निकाल लगा था, अब हमने कॉलम वाले के अबाउट निकाल दिया, निकल गया। लेकिन ऐसा भी तो था, ये रेक्टेंगुलर लेमना है, पहले हम निकालते इसके अबाउट mb²/12 था, और फिर इस कोने के अबाउट निकालते हैं। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो था b/2 था, तब आ जाता m इंटू b/2 होल स्क्वायर, और mb²/12 लिया जाता पहले, तो इन दोनों का सम हो जाता। यानी इसके अबाउट कितना था, इसके अबाउट था mb²/12 ये, और प्लस मास ऑफ द बॉडी इनटू द डिस्टेंस स्क्वायर बिटवीन द टू mb/2 होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। ये टोटल हो जाएगा mb²/3। एक और ले लें, दूसरा कंडीशन आ गई, अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन एंड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास। यानी ये लेमना था, ये लेमना था, इसके क्या निकाल लिए, ये ओ पॉइंट था, ये हमारी दो एक्सिस थी, ये ओ पॉइंट था। इस ओ पॉइंट से पास होने वाली एक्सिस और परपेंडिकुलर टू प्लेन, यानी मोबाइल की स्क्रीन में वर्टिकली अपवर्ड, लेकिन किस पॉइंट से पास होने वाली, ओ पॉइंट से पास होने वाली, उस एक्सिस के अबाउट क्या होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उन दो एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सम होगा जो इस पॉइंट पे क्या करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं। और वो आपको पता है आई एक्स और आई वाई थी, आई एक्स और वाई थी।
यानी आई ओ जो होगा आई एक्स और आई वाई का सम होगा। तो पता है आपको, एक एम बी स्क्वायर भी टूटता है, एक एम एल स्क्वायर भी टूटता है, तो ये होगा। इस लेक्चर को यही ख़त्म करते हैं। इसके बाद आगे नेक्स्ट लेक्चर में शुरू करेंगे। उसमें हम डिस्कस करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ थिन स्फेरिकल सेल और फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सॉलिड स्फीयर। ठीक है, फिर इस लेक्चर को यहीं ख़त्म करते हैं।